नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज लखनऊ सेंट्रल में हम बात करेंगे सहारा समूह के कर्ता धर्ता, सहारा समूह के सही लफ्जों में कहें तो सुप्रीमो सुब्रतो रॉय, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। वो तो चले गए, लेकिन बहुत से सवाल वो छोड़ गए, बहुत से रहस्य छोड़ गए। लोग कहते हैं कि तमाम सीक्रेट्स हैं जो बिना जवाब के रहेंगी, बरकरार हमेशा के लिए रहेंगी। उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने उनका जो राइज था अपने बूते पे उन्होंने किया और जमीन से आसमान तक वो पहुंचे। जिस चीज में भी हाथ डाला उसमें उन्होंने एक्सेल किया, उन्होंने सब कुछ हासिल किया और एक मामूली से तरीके से अपनी मेहनत के जरिए से एक छोटा सा काम शुरू करके वो हजारों लाखों करोड़ की कंपनी उन्होंने एस्टैब्लिश करी। सहारा की वेबसाइट के हिसाब से लगभग 2.5 लाख करोड़ की उनके पास वेल्थ है। हजारों एकड़ जमीन है देश भर में और ये वेबसाइट के हिसाब से वो देश के नंबर 2 एम्प्लॉयर भी हैं। अब ये अलग बात है कि उसमें कितने एम्प्लॉइज उनके रोल पे हैं और कितने उनके पार्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं जो कि कलेक्शन एजेंट्स होते हैं। बहरहाल जरूरी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रेम क्रिकेट के लिए दिखलाया, अब वो कितना प्रेम था, कितना बिजनेस था, सब हर ऐसी चीज जो पावर से एसोसिएटेड हो इस देश में, उससे उनका विशेष लगाव था। जैसे पॉलिटिशियंस, हर पॉलिटिकल पार्टी, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी शायद नहीं होगी जिसमें उनका दखल ना हो और अच्छा खासा दखल ना हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और खास तौर से समाजवादी पार्टी से उनका सबसे घनिष्ठता जो उनकी रही वो उसके साथ रही। उनके बेटे की शादी जो कि एक बड़ी यूनिक शादी थी, शायद रेयर कोई इसके अलावा कोई और शादी हुई होगी जिसमें कहा जाता था कि 300-400 करोड़ की शादी रही होगी। उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर वहां मौजूद था। बॉलीवुड के टॉप स्टार्स मौजूद थे, कई तो गेस्ट को रिसीव करने में लगे हुए थे, होस्ट का काम कर रहे थे। चार्टर्ड प्लेन्स जो आए थे, उस हर प्लेन में या तो कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर था या कोई बड़ा बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस थी जो एस्कॉर्ट करके लाते थे लोगों को। ये जलवा रहा है उनका। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस जमाने के, इसी तरीके से तमाम बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे। बंबई के टॉप बॉलीवुड स्टार्स, चाहे वो किंग खान हो चाहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो, वो सब इस तरीके से मौजूद थे और घुल मिल रहे थे जैसे वो सहारा परिवार के और सुब्रत रॉय के व्यक्तिगत परिवार के सदस्य हों। ये सब एक तरफ। वैसे ही उनका प्रेम क्रिकेट के लिए था। क्रिकेट के लिए आपने देखा इंडिया के टॉप क्रिकेट स्टार्स उनके कहने पे 2 मिनट में उनके यहां पधार जाते थे। उन्होंने क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया था। क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने के अलावा उनके पास आईपीएल की भी टीम थी। उनके पास जो है फॉर्मूला 1 मोटर रेस भी उनकी टीम थी। अब आप सोच सकते हैं क्या लेवल होगा। अपनी एयरलाइन, जहां कदम रखते हैं वो उनकी जगह, ये इस तरीके का जलवा था उनका। और कोई पॉलिटिकल नेता, कोई टॉप ब्यूरोक्रेट उनको ना नहीं कह सकता था। इन सब चीजों के बीच ये उनके साथ जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट जुड़ा और जिसने उनके इस साम्राज्य को हिला दिया और एक तरीके से बहुत नीचे ले आया,
वो था उस गरीब तबके का पैसा जो उनके चिट फंड कंपनीज में डिपॉजिट होने के बाद वापस नहीं मिला उस गरीब आदमी को। ये बहुत कम लोग जानते हैं, सब आम लोग यही जानते हैं कि सन 78 में सुब्रत रॉय साहा ने सहारा इंडिया फॉर्म खरीद 2000 रुपए से, और उनके पास एक लैम्ब्रेटा स्कूटर था। ये तो आम चीज, ये आम बात है जो सबको बताई जाती है। लेकिन जो हकीकत है कि उससे पहले जो उन्होंने किया, तो एक आईटीआई से एक डिप्लोमा करके उनको, उन्होंने तमाम कोशिश करी कि लोन मिल जाए बैंक से, उनको नहीं मिला। उस जमाने में लोन मिलना 70s की बात है, बैंक से आसान नहीं होता था, और इनके पास कोई कोलेटरल्स नहीं थे, इनके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं थी कि कोई यूनिक चीज करें, तो बहरहाल इन्हें नहीं मिला। तो इन्होंने शुरू करी एक चांदी को टेस्ट करने की लेबोरेटरी। गोरखपुर में इनके एक दोस्त थे जो चांदी का बिजनेस करते थे। उन्होंने कोई जगह दे दी पास में, जिसमें इन्होंने चांदी को टेस्ट करने का, उसकी क्वालिटी टेस्ट करने का एक लैब खोल ली, जिसमें आप सोचिए इनको सिर्फ हर टेस्ट के 5 रुपए और 5 ग्राम चांदी मिलता था। वहां से इन्होंने काम शुरू किया। बड़ी मुश्किल से इनका घर चल पाता था, क्योंकि शादी हो चुकी थी इनकी, पत्नी इनकी बीएससी पास थी, लेकिन दोनों के पास कोई नौकरी नहीं थी। फिर इन्होंने जब देखा कि सिर्फ चांदी की लैब चला के काम नहीं चल सकता, तो उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू करी। और नौकरी उन्हें मिली एक कंपनी जिसका नाम सहारा था। वो एक जग्गी साहब थे जिनकी कंपनी थी, और उन्होंने इनको मैनेजर बनाया, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने उस कंपनी को में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि उनके पास आइडियाज बहुत थे कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, और तरह तरह की स्कीम्स बना करके उन्होंने ये जिस तरीके से इस कंपनी को बढ़ाया। लेकिन कुछ ही समय के बाद कंपनी के मालिक कोफेपोसा के केस में फंस गए। कोई स्मगलिंग का चार्ज था या क्या था, और वो जेल चले गए। उसके बाद ये कंपनी सुब्रत रॉय की हो गई, और वो उनको उन्होंने हैंड ओवर करी, या इन्होंने टेक ओवर करी, 12 लिए उसके मालिक हो गए। वहां से वो 1978 में हुआ, और वहां से सहारा का एक नया फेज शुरू हुआ। और धीमे धीमे, शुरू में तो धीमे धीमे, उसके बाद बहुत तेजी से वो आसमान तक चली गई। और इसमें रोल था पॉलिटिकल पेट्रोनेज का। इस देश में यह आम बात है कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज वाले लोग, बिजनेसमैन, बहुत जल्दी राइज करते हैं, और वही इनके साथ हुआ। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई, शुरुआत तो कांग्रेस से हुई, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री से इनकी बड़ी घनिष्ठता थी, वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के क्लोज हो गए, और ये बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। फिर अमर सिंह जब से इनका साथ हुआ, तो अमर सिंह इनको और दूर तक ले गए, जिसमें बॉलीवुड वाले लोग शामिल हुए, क्रिकेट वाले शामिल हुए, और इनकी कंपनी देखते देखते एक 7 सितारा कंपनी बन गई, और इनकी जिंदगी भी 7 सितारा वाली हो गई। इन सब के बीच जो असली पैसा आ रहा था, वो था चिट फंड कंपनी से। वैसे तो उनकी कंपनीज में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, और चाहे फिल्म स्टार्स हों, चाहे क्रिकेटर्स हों, सबके इन्वेस्टमेंट्स बताए जाते हैं। लेकिन असली जो उनके पास जो धन जमा होता था बहुत बड़ा तादाद में, वो आता था उसी तबके से जो हमारे समाज का के लोएस्ट रंग का आदमी, यानी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और उन्हीं के लिए स्कीम्स डिजाइन करते थे, जिसके वॉल्यूम्स इतने बड़े होते थे कि कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। और इस कदर थ्राइव करने वाली स्कीम्स थी। जैसे उन्होंने एक स्कीम चलाई जो मेरे व्यक्तिगत
जांच के दौरान मैंने ढूंढा। और ये चीज, ये इस पूरी जांच का ब्यौरा एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में भी शामिल हुआ है, जो बैड बॉय बिलियनर्स एक सीरीज है नेटफ्लिक्स में, जिसमें हिंदुस्तान के 4 बड़े कॉरपोरेट के धुरंधर लोगों के बारे में अलग अलग 4 सीरियल्स बनाए हैं। उसमें है एक विजय माल्या, एक है नीरव मोदी, एक है चोकसी और चौथे हैं सुब्रत रॉय। और सुब्रत रॉय वाले डॉक्यूमेंट्री में मेरा काफी मुझसे वो रिकॉर्ड किया गया। मैं उस जमीन पे गया, गांव गांव में ले गया उनको, जहां इनकी जो स्कीम्स में लोग किस तरह पैसा डालते थे और फंस जाते थे और उन्हें पैसा वापस नहीं मिलता था, वो दर्शाया गया है। वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये उस दौरान हुआ जब मैं ये खबर कर रहा था कि किस तरीके का इनका ऑपरेशन है। तो कई गांव में बाराबंकी, सीतापुर, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, छोटे छोटे गांव में कुछ ही हम तो रुके, लेकिन जहां गांव में ढूंढा लोगों को कि भाई सहारा के डिपॉजिटर से मिलना है, तो किसी दुकान पे आप बैठ जाइए, थोड़ी देर में दर्जनों और 100 150 लोग आ जाते थे कि साहब, और क्या लेके दिखाने लग गए कि 16,000 रुपए का डिपॉजिट सर्टिफिकेट, जिसमें उनको अश्योर किया गया था और लिखा था कि 5 साल बाद उन्हें 1 लाख की रकम मिलेगी। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सी मैकेनिज्म है, कौन सी इकोनॉमिक्स है जिसमें 16,000 रुपए जमा करके आपको 5 साल में 1 लाख रुपया मिल जाए। लेकिन उस तबके का व्यक्ति जिसने के पास एजुकेशन नहीं है, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, जो गरीब है, वो बड़ी आसानी से इस सपने में ट्रैप हो जाता है। और ये सपना बेचने का की महारत हासिल थी इस कंपनी को। और लोग खुल खुल करके बता रहे थे कि इस तरह से कि साहब, हमने तो, एक शख्स ने ये भी बोला कि हमने अपना झोपड़ी गिरवी रख दी, 16,000 रुपए मिल जाए ताकि 5 साल बाद जब मुझे अपनी बेटी की शादी करना हो तो 1 लाख रुपया मिल जाएगा, मेरा तो जिंदगी बदल जाएगी। इसी तरीके से लोगों ने सोचा कि हम अपनी झोपड़ी में पक्का घर बना लेंगे, ये बताया लोगों ने खुद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उनसे पूछने पर कि ये क्या हुआ जब आप गए, आपके पास सर्टिफिकेट, आप क्यों नहीं जाते हैं दफ्तर में जाके उनके ले लेते हैं? बोले नहीं, वहां ये कहते हैं सब ये नकली है। अब एक जगह नकली होगा, 2 जगह नकली होगा, हर जगह नकली, यही बताया गया। क्या होता है, उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट करने की कोशिश करी तो कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये वो तबके के लोग हैं जिनके पास ना तो कोई जरिया है सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन में वो इस मामले की शिकायत दर्ज करा पाए और किसी भी तरीके से अपने पैसे को वसूल कर पाए। वो सब अपनी किस्मत को कोसते हुए यह कह करके कि भगवान को यही मंजूर था, छोड़ देते हैं। जाहिर है ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। इसी तरीके से स्कीमें रही हैं 10 रुपए रोज जमा करने की। और मुझे स्वयं याद है, मेरी एक मुलाकात में उन्होंने, सुब्रत राय साहब ने स्वयं बताया था कि आप लोग हमारे ऊपर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि आप पत्रकार लोग 10 रुपए की स्कीमों को बड़ा छोटा समझते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि हम उस तबके के व्यक्ति को मौका दे रहे हैं बैंकिंग का, जिसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा है कि उसके दरवाजे पे बैंक आएगा। और दूसरी बात ये कि आपने कभी सोचा ये 10 रुपए का वॉल्यूम कितना बड़ा है? हमने बोला क्या मतलब? बोले देखिए, हमारे 1 करोड़ डिपॉजिटर्स हैं। 1 करोड़ डिपॉजिटर्स का मतलब है हर रोज 10 करोड़ रुपए आना, महीने में 300 करोड़ आना और साल में 3,650 करोड़ आना। अब इसमें यह स्कीम थी कि अगर आप जमा करेंगे 3 साल तक तो आपको 2 गुना पैसा मिल जाएगा 3 साल बाद। कोई तरीका नहीं है, कोई दुनिया की इकोनॉमिक्स में ये पॉसिबल नहीं है और पॉसिबल हुआ भी नहीं। लेकिन वादे करने में क्या जाता है? वादे किए गए कंपनी द्वारा और लोगों ने भर के जम के उसमें अपने पैसा जमा करते थे। लोग 10-10 रुपए उनके दरवाजे से ले लिए जाते थे। लेकिन अधिकतर लोगों से ये सुनने में आया कि कुछ समय बाद, साल 1.5 साल के बाद, वो पैसा जब उन्होंने जो जमा करते थे
उनके दरवाजे से कलेक्शन बंद कर दिया गया और उनको कहा गया कि आप सहारा के दफ्तर में स्वयं आके जमा करें। जाने लगे लोग जमा कर रहे हैं। किसका 5-6 हज़ार रुपया जमा है, ऑलरेडी 4 हज़ार रुपया जमा है। उस गरीब के लिए 4 हज़ार रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। वो दरवाजे पे से जाने के बजाय वो सहारा के दफ्तर में जाके जमा करने लगा। अब जब अपने आप जमा करना पड़ेगा और 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर साइकिल चला करके जा करके जमा करेगा, तो जाहिर है कि उसका काम भी सफर करेगा। कभी उसे, क्योंकि ज्यादातर डेली वेजर्स हैं, किसान, खेतों के मजदूर, गांव के सब्जी बेचने वाले, साइकिल का पंक्चर बनाने वाले, जूते सिलने वाले, इस किस्म के लोग जो बेचारे, जिनके लिए बहुत बड़ी रकम है, वो जो ऑलरेडी इतना जमा हो चुका है, तो वो पूरा प्रयास करते हैं कि जाके वो जमा कर दें पैसा रोज। लेकिन जहां डिफॉल्ट्स हुए और डिफॉल्ट्स बढ़ते हैं समय के साथ, फिर उनके पास वार्निंग आती है कि अगर आपने और डिफॉल्ट किया तो आपका पैसा फोरफीट कर लिया जाएगा। और वही अंततः अधिकतर लोगों के साथ वही हुआ कि बाकायदा एक सिस्टम के तहत उनका पैसा फोरफीट हो गया। ठीक है, कहने को गलती उन्हीं की है कि पहले तो वो उसमें फंसे और उसके बाद उन्होंने डिफॉल्ट किया। जाहिर है इस तरीके के लोग बहुत बड़ी तादाद में, और अधिकतर लोग, आप ये ध्यान रखिए, ये जो गरीब इलाका है उत्तर प्रदेश का, ईस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल का कुछ हिस्सा और दूर तक भी चले गए हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस जगहों के थे जिन लोगों ने इस उम्मीद में कि उनकी किस्मत बदल जाएगी अगर वो शामिल हो गए इस स्कीम में। इस तरीके के लोग बड़ी तादाद में, और उन लोगों को की रेस्क्यू करने जब सेबी निकली, सेबी में किसी ने शिकायत करी मध्य प्रदेश से, और सेबी के एक बड़े धाकड़ चीफ थे कोई सिन्हा साहब, जिन्होंने कि मामले को टेकअप किया और इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। और इन्होंने, लेकिन क्योंकि इनको पावर का इतना, मैं कहूंगा पावर इतनी ज्यादा थी इनके पास कि ये जानते थे ये जो चीज इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता था और इनके ऊपर कोई भी हावी नहीं हो सकता था। तो इन्होंने उनकी अनसुनी करी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां पे भी इन्होंने कई बातों की अनसुनी करी। जब सुप्रीम कोर्ट से सेबी का आदेश हुआ कि ये पैसा वापस करें लोगों का, वो भी नहीं किया। बात शुरू हुई थी कि 10,000 करोड़ रुपया जमा करें, बाद में नौबत ये आई कि 24,000 करोड़ रुपए के सवाल जवाब किए गए कि 3 करोड़ डिपॉजिटर्स के डिटेल्स चाहिए और ये 24 करोड़ रुपया आप वापस जमा करें। वो भी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेजा, 2 बार जेल में, पहले 2 साल रहे, उसके बाद फिर भेजे गए वापस जेल, बीच में पेरोल हो गई थी। लेकिन उन हजारों करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का जो डिपॉजिटर्स थे और अधिकतर गरीब लोग थे, उनका पैसा अधिकतर लोगों का नहीं मिला। वो आज भी इस उम्मीद में हैं कि जो सपने उन्हें दिखाए गए थे वो कभी शायद पूरा हो जाए, और इनकी मृत्यु के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, वो अब और इस घबराहट में हैं। उन्हें शुरू में शायद उम्मीद थी कि रहते हुए शायद उनका पैसा मिल जाए, लेकिन अब शायद वो उम्मीद नाउम्मीदी में बदल जाएगी, क्योंकि कंपनी अब कौन चलाएगा। जनरली इस तरह की कंपनियां वन मैन शो होती हैं, और इस केस में वन मैन शो was run by a showman, the biggest showman। और जिस तरीके का इनका कारोबार था, सब कुछ केंद्रित था उन्हीं में। कहने को बहुत सारे एम्प्लॉइज थे, देश के नंबर 2 एम्प्लॉयर कहे जाते थे, लेकिन वो नंबर इस तरीके से थे कि जो कलेक्शन एजेंट होते हैं गांव गांव के स्तर पे, गली गली के स्तर पे, उनको भी एम्प्लॉइज दर्शाया गया था, जबकि वो एम्प्लॉइज नहीं थे। और ये बात प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट ने कंफर्म करी थी, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि नहीं, ये लोग एम्प्लॉइज की कैटेगरी में नहीं आते हैं जिनको ये एम्प्लॉइज दिखाते हैं। बहरहाल इस तरीके की चीजें होती रही, और आज की डेट में जब ये नहीं माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि कंपनी किसके पास जाएगी किसी को नहीं पता है, क्योंकि जहां तक इनके परिवार का सवाल है,
तो इनके परिवार, इमीडिएट परिवार के सदस्य इंक्लूडिंग इनके 2 बेटे, वो इनकी अंत्येष्टि में भी नहीं आए। लखनऊ में इनके अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन वो इनके जो है पोते ने किया, लेकिन लड़के जो दोनों विदेश में रहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं, पता नहीं कहाँ तक सही है, कि उन्होंने विदेशी नेशनैलिटी भी ले ली है, पत्नी ने भी बाहर की हो गई है। तो जब वो लोग नहीं आए तो जाहिर है कि नाउम्मीदी और बढ़ चुकी है। कौन चलाएगा कंपनी और क्या जो उसकी लायबिलिटीज हैं वो पूरी करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कंपनी के पास अभी भी अंधाधुंध दौलत है, लेकिन ना तो वो डिपॉजिटर्स को उनका पैसा मिल रहा है, और ना ही सैकड़ों हजारों कर्मचारी जो कंपनी से निकाल दिए गए या रिटायर कर दिए गए या रिटायर हो गए, उनके जो टर्मिनल बेनिफिट्स होते हैं वो भी उनको नहीं मिले। एक मामला यहां तक पहुंचा कि एक कर्मचारी ने कुछ वर्ष पहले अपने जान दे दी। इस तरीके के तमाम लोग हैं जो वैसे ही गुजर चुके हैं और उनको उनका ड्यू नहीं मिला। तो अलावा इसके ये बात सही है कि बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे व्यक्ति को भगवान ने उठा लिया, और ये भी अफसोस की बात है कि इतना उन्होंने हासिल करने के बाद उनके साथ ऐसा हो गया, और ये अंतिम संस्कार में उनके अपने पुत्र नहीं आ सके किन्हीं भी कारणों से। ये भी अफसोस की बात है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, सबने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है तमाम तरीके से। कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग नहीं पहुंचे, तमाम श्रद्धांजलियां दी गई, तरह तरह से उनकी तारीफें की गई हैं। अच्छी बात है, ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी अच्छी बातें आनी चाहिए सामने। लेकिन क्या ये भी जरूरी नहीं कि उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए, जिनकी दौलत से इनका पूरा एम्पायर खड़ा हुआ था, जिनकी वजह से, जिनकी दौलत से, जिनकी सेविंग से इनकी दौलत बनी थी, कंपनी की दौलत बनी थी, जिनके खून पसीने की कमाई बंद पड़ी है इन्हीं कंपनी के फाइलों में, और ये सपना देख रहे हैं कि शायद अभी भी उनका सपना पूरा हो।